ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बिहार के जमुई की। बिहार के जमुई में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। पुलिस अवैध शराब की सूचना पर छापा मारने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही टीम गांव के अंदर घुसी, माहौल पूरी तरीके से बिगड़ गया और लाठी डंडों के साथ ग्रामीणों ने पुलिस टीम को दौड़ा लिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिस पर ग्रामीणों ने लात घूंसे और डंडों की बारिश कर दी। वहीं हाथ में हथियार होने के बाद भी पुलिसकर्मी ने पलटवार नहीं किया और हाथ जोड़कर छोड़ने की भीख मांगता रहा। इस बीच आक्रोशित भीड़ ने एक और पुलिसकर्मी को पकड़ लिया और उसकी भी पिटाई शुरू कर दी। भीड़ यहीं नहीं रुकी, ग्रामीणों ने उन दो पुलिसकर्मियों का भी पीछा किया जो किसी तरह बचकर भाग निकले थे और कुछ ही दूरी पर भीड़ ने इनमें से एक पुलिसकर्मी को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिराकर पीटने लगे। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी पर एक के बाद एक कई वार किए, तो इसी बीच ग्रामीणों ने एक महिला पुलिसकर्मी को पकड़ लिया। वहीं खुद को घिरता देख महिला पुलिसकर्मी रोने लगी, जबकि साथी पुलिसकर्मी ग्रामीणों से माफी मांगता नजर आया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को जाने दिया। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने हमला करने वाले ग्रामीणों पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। छापेमारी करते हुए उन 13 नामजद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार लोग हैं उनमें 7 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं। केस में पुलिस ने कुल 20 लोगों को नामजद किया है, जबकि 20 से 25 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। यूपी के बिजनौर से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही से कई लोगों की जान जाते जाते बची, क्योंकि बस अड्डे पर खड़ी बस को एक मंदबुद्धि युवक लेकर भाग निकला और सड़क पर अंधाधुंध दौड़ाने लगा। जैसे ही पता चला, लोग तेज रफ्तार बस को रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगे और सड़क पर मौजूद लोगों से हट जाने की अपील करते रहे। आगे आगे बस और पीछे पीछे चिल्लाती पब्लिक। काफी देर तक यह हैरान करने वाला नजारा चलता रहा। इस दौरान बस ने पास से गुजर रही एक दूसरी रोडवेज बस को टक्कर मार दी। काफी देर तक मौके पर चीख पुकार और अफरा-तफरी का माहौल रहा। बहरहाल कुछ देर बाद बस सड़क के किनारे एक छोटी खाई में गिर गई, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। मामला अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के अगवानपुर का है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान के उदयपुर में बीच सैलाब में फंसे एक शख्स को सेना और एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया। युवक सुबह 11 बजे से नदी में फंसा हुआ था। युवक एक चट्टान के सहारे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। सेना के जवान मौके पर पहुंचे और युवक को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगे। पहले प्राथमिकता थी कि किसी तरह से युवक की ओर रस्सी और लाइफ जैकेट पहुंचाई जा सके, लेकिन कई बार यह कोशिश नाकाम साबित हुई। खराब मौसम और लहरों का तेज बहाव रेस्क्यू को और मुश्किल बना रहा था। सेना ने फिर ड्रोन का सहारा लिया। जैसे तैसे रस्सी और लाइफ जैकेट युवक तक पहुंची। इसके बाद काम थोड़ा आसान हुआ और आखिरकार लहरों को चीरकर युवक का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गणपति का विसर्जन किया, तो वहीं हैदराबाद में गणेश की सबसे ऊंची प्रतिमा को भी श्रद्धालुओं ने विदाई दी। शिवराज सिंह और उनकी पत्नी विधि विधान के साथ पूजा के बाद गणपति की मूर्ति को लेकर घर से निकले। उस वक्त बड़ी संख्या में शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदार और समर्थक मौजूद थे। जयकारे के साथ गणपति को एक गाड़ी में रखा गया और फिर शोभा यात्रा निकाली गई। शिवराज सिंह चौहान ने धूमधाम से मूर्ति को विसर्जित कर गणपति की विदाई की। वहीं हैदराबाद के हुसैन सागर में 69 फीट की गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बताया जा रहा है कि हैदराबाद की अनोखी मूर्ति उस इलाके की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। इसे विसर्जित करने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। गणपति की विदाई के वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुसैन सागर पहुंचे थे। वहीं तेलंगाना में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। विसर्जन के लिए लेकर जाई जा रही गणेश प्रतिमा अचानक गिर गई, जिसकी चपेट में आकर कई लोग दब गए। तेलंगाना के भुवनगिरी में गणेश प्रतिमा को क्रेन की मदद से विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। तभी सही से न बंधे होने के कारण गणेश प्रतिमा एक तरफ लुढ़की और क्रेन से धड़ाम से गिरी। गणेश प्रतिमा की चपेट में 2 लोग आ गए, जिसमें एक शख्स तो बाल बाल बच गया। ऐसी घटना तेलंगाना के रंगारेड्डी में भी घटी। जयकारों के बीच बप्पा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। भक्त जयकारे लगाकर बप्पा को विदाई दे रहे थे, तभी बप्पा की प्रतिमा क्रेन से नीचे गिर गई। विसर्जन से पहले गणेश प्रतिमा खंडित हो गई, जिससे श्रद्धालु मायूस हो गए।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला उत्तरकाशी है, जहां एक बार फिर से फ्लैश फ्लड आया है। देवलसारी, सौली और मुरारी इलाके में कई बरसाती गधेरे उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश से घरों और दुकानों में मलबा घुस गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कई जगह खेत का बड़ा हिस्सा मूसलाधार बारिश से ढह गया। इधर सीएम पुष्कर धामी ने जिलाधिकारियों को तत्काल राहत बचाव के लिए निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर हैं। मलबा हटाने का काम जारी है। जैसा कि हम हर रोज आपको बता रहे हैं कि नदियों के पानी से कम अभी कुछ दिनों तक आपको दूर रहने की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात ठीक से नहीं समझते। और राजस्थान के पाली जिले में ही ऐसे 7 लोग थे जो नदी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रहे थे और इसी चक्कर में उनकी जान जाने वाली थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। नदी ने लगभग उन सभी को निगल ही लिया था। इन महिलाओं को ये लड़के किसी तरह थामे हुए थे कि दूसरी तरफ से कुछ महिलाएं बच्चों के साथ बहती चली गईं। उन्हें देखकर वहां मौजूद लोग तुरंत तैरते हुए उनके करीब गए और सभी को रोक लिया। इधर दूसरी तरफ कुछ और लोग थे जिन्हें धीरे धीरे पानी से निकाला जा रहा था। बताया गया कि कुल 7 लोग ऐसे थे जिन्हें नदी निगलने वाली थी। 4 महिलाएं और बच्चों के साथ बाकी के 2 पुरुषों को भी गाँव के लोगों ने ही बचाया। पाली जिले की इसी सुकड़ी नदी में रात के वक्त भी एक लड़का बहने वाला था। उसे भी आसपास के लोगों ने ही जीवन दान दिया। नदी में अचानक पानी का लेवल बढ़ जाने से ये हादसे हुए। इसी तरह राजस्थान के अजमेर में 2 लोगों ने पानी को कमतर आंकने की गलती की, जिसके बाद वो पानी के तेज बहाव में बहने लगे। यहां भी आसपास के लोगों ने ही उनकी मदद की। नाले के तेज बहाव को पार करते करते ये पुल से नीचे आ गए। ये बह न जाएं इसके लिए गांव के लोगों ने रस्सी बांधकर इन्हें रोके रखा। दूसरी ओर 10 से 15 लोगों ने मिलकर रस्सी थाम रखी थी। तस्वीरों में ऐसा लग रहा होगा कि पानी में सिर्फ ये दोनों ही फंसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इनके नीचे एक मोटरसाइकिल भी थी। इसी मोटरसाइकिल पर रस्सी लगाकर इनकी जान बचाई गई और आखिर में कुछ देर के धैर्य के बाद गांव के लोगों ने रस्सी खींचकर उस बाइक को निकाला। बाइक के साथ इन दोनों की जान भी बचा ली गई। मध्य प्रदेश के धार जिले में युवक शराब के नशे में पानी को चुनौती देने चला गया, लेकिन अगले ही पल पानी ने अपनी ताकत दिखा दी। बिना किसी सपोर्ट के ये शराबी पानी के तेज बहाव को पार करने के कॉन्फिडेंस में था, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो लड़खड़ा कर नीचे आ गया। नदी पर बने रपटे से नीचे गिरने के बाद पानी उसे अपने साथ बहा ले जा रहा था, लेकिन शराबी भी कम नहीं था। उसे तैरना आता था और इसी बात का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे पानी की मुश्किल को पार कर गया। इसी धार जिले में एक पिकअप गाड़ी भी पानी का कहर उस पर टूटा। यहां भी पानी उस गाड़ी के पास नहीं आया, बल्कि ड्राइवर ने ही अपनी गाड़ी पानी में घुसाई और उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी के जोर से गाड़ी पहले पीछे की ओर आई, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ती हुई सीधे नदी के बहाव के साथ चली गई। नदी में पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि लोहे के छड़ों से लदी पिकअप गाड़ी कुछ देर के अंदर ही पानी में समा गई। गनीमत रही कि गांव के लोगों ने ड्राइवर को बचा लिया, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ ड्राइवर पर नहीं, प्रशासन पर भी उठता है कि आखिर उसने नदी के तेज बहाव के बावजूद कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाया। लॉ कोर्स की मान्यता को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज से चर्चा में आए बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला। यह कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर की गई। दोपहर बाद प्रशासन की एक टीम 3 जेसीबी मशीन के साथ विश्वविद्यालय पहुंची और कैंपस में बने एनिमल हाउस को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। दरअसल प्रशासन की जांच में सामने आया था कि विश्वविद्यालय का एक हिस्सा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था, जिस पर प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। फिर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। अभी सर्वे में यही एनिमल हाउस लिखा हुआ, यही रूम मिला हुआ है, इसी पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन से पहले जमीन की नाप भी की गई, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई। यूपी के बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति के केस की तरह हरियाणा के पलवल में भी एक ऐसा मामला सामने आया। पति ने इस मामले में पत्नी के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है। प्रीतम और प्रीति की शादी 2022 में पलवल के एक आर्य समाज में हुई थी। दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई,
जो आगे चलकर मोहब्बत में तब्दील हो गई। शादी के कुछ ही महीने बाद दिल्ली पुलिस की भर्ती खुली, जिसमें प्रीति ने भी अप्लाई किया और प्रीतम ने दिन रात एक कर न केवल प्रीति की तैयारी करवाई बल्कि अपनी उस लाइब्रेरी को भी बेच दिया जो उनकी मोहब्बत की पहली निशानी थी। यही नहीं, कमर तोड़ महंगाई के बीच प्रीतम ने प्रीति के लिए अपना जमीन का कुछ टुकड़ा भी बेच दिया ताकि वो दिल्ली पुलिस में ऊंचा मुकाम हासिल कर सके। फरवरी 2024 में प्रीति ने टेस्ट पास कर लिया और उसे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। इस दौरान प्रीतम को पता चला कि प्रीति ने सर्टिफिकेट में अपनी शादी की बात छिपाई है। खैर, 2025 में प्रीति की ट्रेनिंग खत्म हुई तो वो ससुराल न आकर सीधे अपने मायके चली गई। पति प्रीतम जब उसे लेने मायके पहुंचा तो उसने न केवल तलाक की बात की बल्कि उसके साथ आने से भी इनकार कर दिया। प्रीतम का आरोप है कि प्रीति अब उसे आए दिन तलाक देने की धमकी देती है। रोज रोज के विवाद से तंग आकर अब प्रीतम ने कोर्ट का सहारा लिया है। दिल्ली के लाल किला में आयोजित जैन धर्म के धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी चोरी हो गई। एक चोर दबे पांव मंच से ही करोड़ों का कलश चुराकर फरार हो गया। जिस वक्त ये चोरी हुई ठीक उसी समय मंच पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे थे। मौके का फायदा उठाकर चोर तेजी से कलश लेकर निकल गया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई। ये पहले कैमरे की तस्वीर है जिसमें देख सकते हैं कि वो हाथ में झोला लेकर जा रहा है। पंडाल से निकलकर वो बाहर आ गया। वहां भी एक कैमरा लगा था जिसमें उसका चेहरा साफ साफ कैद हो गया। वो झोले में कलश रखकर तेजी से भागता दिखा। कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए कलश लेकर आते थे। बीते मंगलवार जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में पहुंचे, उनके आने से थोड़ी हलचल बढ़ गई। एक और स्वागत कार्यक्रम चल रहा था तो दूसरी ओर ये चोर 760 ग्राम सोने, 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ना जड़े कलश को मंच से लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इस आरोपी की पहचान कर ली है और उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी है। मध्य प्रदेश के सागर से धार्मिक जुलूस का एक वीडियो सामने आया है जिसमें विवादित नारेबाजी होने का दावा किया जा रहा है। नारेबाजी करने वालों में कांग्रेस के स्थानीय नेता भी बताए जा रहे हैं और आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एमपी के सागर में शाम 4 बजे ये जुलूस निकाला गया था। जब ये 3 बत्ती इलाके में पहुंचा तो वहां पर कुछ लोगों ने भड़काऊ भाषणबाजी की। इस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। खास 3 बत्ती पर आकर इनने जो नारे लगाए, सर तन से जुदा, ये कहाँ रह रहे हैं भाई? भारत में रह रहे हैं ना। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी, पम्मा कुरैशी और शहबाज कुरैशी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उसको लेकर के जांच कर रहे हैं और जांच के आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएंगी। और मध्य प्रदेश के खंडवा में ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान भगवा झंडे को लेकर विवाद हो गया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि जुलूस में भगवा झंडे का गलत इस्तेमाल किया गया। देश के गद्दारों को जुलूस में लहराए गए भगवा झंडे पर इस्लाम जिंदाबाद लिखा था। हिंदू संगठनों ने इसी को लेकर आपत्ति जताई। हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है, उसे पैरों से रौंदा जा रहा। हिंदू संगठन ध्वज के अपमान का आरोप लगाकर शुक्रवार रात खंडवा कोतवाली पहुंचे और भड़काऊ नारेबाजी की। देश के गद्दारों को काफी देर हंगामे के बाद पुलिस ने हिंदू संगठनों का ज्ञापन स्वीकार कर लिया। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने भगवा झंडा लहराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उनके द्वारा कुछ तथ्य दिए गए हैं जिसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई रहेगी, यदि कोई वैधानिक कार्रवाई हो सकती है तो उस पर विचार किया जाए। एक और भारी बारिश फसलों को बर्बाद कर रही है तो दूसरी तरफ खाद की बढ़ती किल्लत ने किसानों को कतार में खड़ा कर दिया है। सबसे नई तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह से सामने आई है। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों किसान कतार में खड़े दिखाई दिए ताकि उन्हें खेत में खड़ी फसल के लिए एक बोरी खाद मिल सके। इनमें कई किसान ऐसे हैं जो सुबह से ही कतार में लग गए और शाम तक खाद के इंतजार में लाइन में लगे रहे, बावजूद उन्हें खाद नहीं मिली। ये तस्वीर सिर्फ एक खाद वितरण केंद्र की नहीं है, बल्कि इन दिनों कमोवेश हर खाद वितरण केंद्र पर ऐसे ही लाइन लग रही है और अन्य उगाने वाले मतदाता कतारों में खड़ा हुआ है। वहीं कई वितरण केंद्रों पर तो किसानों का धैर्य भी जवाब देने लगा है।
कोई असामाजिक तत्व इसमें भड़काने का काम करते हैं तो हमारे संबंधित एसडीएम और संबंधित पुलिस अधिकारी ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल किसी तरह से अव्यवस्था से बचने के लिए हर वितरण केंद्र पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में पीटी परीक्षा के पहले दिन ट्रेन और बसों में भारी भीड़ दिखी। रेलवे स्टेशन खचाखच भरे रहे। परीक्षा देने के लिए छात्रों का हुजूम उमड़ा तो सरकारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। लखनऊ जाने के लिए ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह भर भर कर छात्र अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। बैठने के लिए सीट तो दूर, ट्रेन में ठीक से खड़े होने के लिए जगह भी नहीं थी। रेल में भूसे की तरह भरे छात्रों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सरकार इन पीटी अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट ले रही है। चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर छात्रों के रुकने के लिए विश्राम स्थल बनाए गए, लेकिन कुछ छात्र इन तैयारियों से नाखुश दिखे। यहाँ पर जिस तरह के इंतजाम है वो ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है, बिल्कुल नहीं। क्या ठीक, देख लीजिए आप ही दिखाइए, ये सब क्या कुछ नहीं है। इतने भीड़ है कि एकदम अड़स अड़स कर ट्रेन में आ रहे हैं हम लोग। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से सामने आई तस्वीरें भी चुनौती देती दिखी उन तमन्नाओं को जो तीर बनकर बुलेट ट्रेन में उड़ना चाहती हैं। वहीं गोरखपुर में 93,000 अभ्यर्थी पीटी परीक्षा देने आए, जिससे हर जगह भीड़ दिखी। और अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब का दर्द और उसके हौसले की कहानी आपसे साझा करते हैं। अभी भी पंजाब के 1900 गांव में बाढ़ के पानी का कब्जा है। सतलुज नदी का पानी 4 किलोमीटर तक आगे आ गया, जिसके बाद पंजाब के हजारों लोग अभी तक बेघर हैं। अमृतसर से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक हालात बेहद खराब हो गए हैं। फाजिल्का में पाकिस्तान से लगते बॉर्डर के इलाकों में किसी को कुछ चाहिए तो उनके लिए आर्मी ही इकलौता ऑप्शन है। सतलुज के उस पार ये सरहद के नजदीक गांव लगते हैं और इस बोट में सेना के जवान हैं जो तेजा रोहेला गांव तक जो है राहत सामग्री लेके जा रहे हैं। खाने पीने से लेकर दवाइयों तक हर चीज आर्मी की देखरेख में हो रही है। बॉर्डर के इलाके से एबीपी न्यूज ने रिपोर्टिंग की, और वो भी उस गांव से जो पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल साथ सटा गांव है। चारों तरफ, चाहे भारत का हिस्सा हो चाहे पाकिस्तान का हिस्सा हो, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। हमने 360 डिग्री कैमरा घुमाया तो हर तरफ सिर्फ पानी और उससे होने वाली परेशानी ही दिखी। पंजाब के लोगों की पीड़ा आज बीते कई दिनों से कम नहीं हो रही। 43 लोगों की जान बाढ़ में जा चुकी है। कई लोग अभी भी लापता हैं, तो वहीं 1,72,000 एकड़ फसल बाढ़ के पानी में बह गई। और अब उन खेतों की जगह कुछ है तो सिर्फ बर्बाद हुए फसल और उनको घेर कर जमा हुआ पानी। कई बीघे जो फसल है वो यहाँ पर नदी की चपेट में आ चुकी है और लगातार जो कटान है वो जारी है। लुधियाना में नदी के पानी को रोकने के लिए लोग बोरियों में रेत भरकर अपने खेतों के पास लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद इससे उनके खेत बच जाएं। इधर बाढ़ का पानी जहां से वापस गया वहां के कष्ट भी कम नहीं। पानी निकलने के बाद बहुत ज्यादा जो कीचड़ था और जो गारा थी वो अब घर के अंदर जमा हो गई है, जिसको अब साफ करने का जो काम है यहाँ पर किया जा रहा है। हमेशा खुशदिल रहने वाले पंजाब के लोग अब या तो बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं या फिर पानी निकलने के बाद हो रहे कीचड़ से परेशान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।